In this video clip, we will discuss the expenditure method of national income. Factor income earned by factor of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by a firm. बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जो फैक्टर इनकम जनरेट होती है हमारी इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में खर्च होती है एज अ एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, purchase of goods and services produced by a firm. Therefore, this method measures national income as sum total of final expenditure incurred by households, business firms, government and foreigners. इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली हम नेशनल इनकम के लिए किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, किसको सम करते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्च हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, किसकी तरफ से, हाउस होल्ड्स की तरफ से, बिजनेस फर्म्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी फॉरेनर से. इस मेथड का दूसरा नाम भी है इनकम डिस्पोजेबल मेथड. दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो अगेन दो पार्ट में सब डिवाइड हो जाता है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स. बेसिकली इन्हीं चारों को अब हम डिटेल में समझते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PFCE. इसका मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स. बेसिकली PFCE में हमको वो सारे एक्सपेंडिचर्स लेने हैं जो हाउस होल्ड्स कंज्यूमर गुड्स पे खर्च कर रही है या कोई प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड को ये सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी अगर कंज्यूमर गुड्स पे अगर कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर किस में काउंट होगा? PFCE में, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसका एक छोटा फॉर्मूला और बनता है, दैट इज हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगर हमको वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में इन दोनों की दी होगी तो हम उन दोनों को प्लस करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा? PFCE. ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है. कई बार क्वेश्चन में PFCE की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी होती है. इन दैट केस हमको इन दोनों की वैल्यू को सम करना होता है, जिससे हमको PFCE मिले. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GFCE. It refers to the expenditure incurred by general government on various administrative services like defense, law and order, education, etc. बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कंट्री में प्रोवाइड की जाती हैं उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंसिडर करते हैं. एज अ पार्ट ऑफ GFCE वो ऐड होता है एक्सपेंडिचर मैथड में टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट एंड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है GDCF और जिसका सेकेंड नेम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमी में स्टॉक में एडिशन हो रहा है, कैपिटल नेचर में जो भी एडिशन हो रहा है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. कैपिटल नेचर में एडिशन होने का मतलब क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी में असेट जनरेट हो रही है उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. नाउ नॉर्मली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम असेट को दो पार्ट में लेते हैं, फिक्स्ड असेट्स एंड करेंट असेट्स. वही कुछ सिमिलर नेचर यहाँ पे भी हम कंसिडर कर रहे हैं. हमारी इकोनॉमी में भी जो कैपिटल स्टॉक हम कंसिडर करते हैं वो दो नेचर का होता है, एक फिक्स्ड नेचर का और एक करेंट नेचर का. फिक्स्ड नेचर का जो हमारा कैपिटल स्टॉक है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अगेन तीन पार्ट हैं. सबसे पहला है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस हाउसेस नई प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट्स को परचेज करने में खर्च करेंगे वो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा. ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट सेकेंड पॉइंट में कौन सी चीज़ें आएंगी? जो नए हाउस होल्ड्स कंस्ट्रक्ट होंगे या परचेज होंगे हमारी इकोनॉमी में, किसके नॉर्मल, दैट इज ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में आएगा. थर्ड एलिमेंट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट जो भी कंस्ट्रक्शन कराती है हमारी इकोनॉमी में वो किस में आएगा? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट.
अभी हमने इसमें तीनों पॉइंट में जो चीज़ें कंसिडर की हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड नेचर की हैं। इन तीनों को जब हम सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बात हुई अभी फिक्स्ड नेचर की। अब करेंट नेचर की बात करें तो करेंट नेचर में हमारे पास कैपिटल स्टॉक में क्या होगा, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला यहाँ पे सेम रहेगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओवरऑल अगर हम बात करें तो GDCF या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कई बार क्वेश्चन में हमको इन दोनों की वैल्यू दी होती है, अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, GDCF, लाइक दिस। GDCF विल बी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि अगर आपको फिक्स्ड वर्ड मिल जाए फॉर्मूले में, फिक्स्ड वर्ड मिल रहा है मतलब करेंट नेचर इंक्लूडेड नहीं है, और करेंट नेचर में हम किसको ले रहे हैं, चेंज इन स्टॉक को। तो जब भी हमको फिक्स्ड वर्ड मिलेगा GDCF के साथ जुड़ा हुआ, इन दैट केस हमको चेंज इन स्टॉक को क्या करना है, प्लस। अपार्ट फ्रॉम दैट सब डिविजन हमको इस तरीके से भी दिया हो सकता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू भी डायरेक्ट ना दी हो, इन दैट केस उसमें हमको ये तीनों वैल्यूज दी होंगी। इन तीनों को हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें जब हम चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, GDCF, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला सेम यूज करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटा सा एक चेंज जो इसमें और दिया होता है कई बार क्वेश्चंस में, यहाँ हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रॉस। कई बार हमको क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है ग्रॉस की जगह नेट, तो इन दैट केस आपको नेट टू ग्रॉस कन्वर्जन करना है। नेट से जब हम ग्रॉस में कन्वर्जन करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्लस। इन दैट केस यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाएगी हमारे पास, प्लस डेप्रिसिएशन। जब भी हमको नेट इन्वेस्टमेंट या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो हम उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट एलिमेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, जो भी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है उसके डिफरेंस को हम क्या लेंगे, एज अ नेट एक्सपोर्ट। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बात करें अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू हमको कई तरीके से गिवन होती है जिससे हम नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। केस 1 है सिंपल, हमको एक्सपोर्ट दिया हुआ है 500, इंपोर्ट दिया हुआ है 300। नेट एक्सपोर्ट हम कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज 500 माइनस 300 इक्वल टू 200। केस नंबर 2, एक्सपोर्ट 600 दिया है, इंपोर्ट 700। इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। इन दैट केस जब हम नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे, एक्सपोर्ट की वैल्यू 600 रखी हमने, इंपोर्ट की 700। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो इन दैट केस हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज -100। मतलब जब हम फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू रखेंगे तो माइनस के साथ में रखेंगे। केस नंबर 3, एक्सपोर्ट 0 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, दोनों ही केसेस में सेम केस बनेगा हमारा, और इंपोर्ट दिया हुआ है से फॉर एग्जांपल 200, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट की वैल्यू 0 माइनस इंपोर्ट की वैल्यू 200। 0 में से कोई वैल्यू माइनस करेंगे वही सेम वैल्यू मिलेगी हमको नेगेटिव साइन के साथ में। अगेन नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। केस नंबर 4, नेट एक्सपोर्ट्स हमको दिया हुआ है 500 और साथ में इंपोर्ट की वैल्यू लिखी हुई है 200। यहाँ इंपोर्ट के साथ में नेट वर्ड नहीं है, हालांकि एक्सपोर्ट के साथ में सीधे सीधे हमको नेट वर्ड दिया हुआ है, तो ये नेट एक्सपोर्ट्स हम एज इट इज ले लेंगे क्वेश्चन में, इंपोर्ट की वैल्यू को इग्नोर करना है हमको यहाँ पे। केस नंबर 5, अब हमको सीधे सीधे नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, एक पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है 200। नेट इंपोर्ट की वैल्यू का जो नेचर रहेगा वो नेट एक्सपोर्ट से अपोजिट होता है। मतलब एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में अगर हम याद रखने के हिसाब से बोलें तो एक्सपोर्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, नेट इंपोर्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इन दैट केस आप नेट एक्सपोर्ट्स को क्या लोगे, नेगेटिव। सेम वैल्यू लेनी है लेकिन नेगेटिव कंसिडर करनी है हमको। कंसेप्चुअली बात करें अगर, तो नेट एक्सपोर्ट्स हमारा पॉजिटिव कब आता है, जब एक्सपोर्ट की वैल्यू बड़ी होती है, इंपोर्ट की वैल्यू छोटी, तो हमको नेट एक्सपोर्ट्स का रिजल्ट कैसा मिलता है, पॉजिटिव। यहाँ हमको नेट इंपोर्ट दिया हुआ है पॉजिटिव। अब नेट इंपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है,
इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए नेट इंपोर्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब क्योंकि एक्सपोर्ट की वैल्यू लेस देन है इंपोर्ट से, तो डेफिनेटली नेट एक्सपोर्ट्स क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे था एक्सपोर्ट की वैल्यू छोटी थी इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट कम था इंपोर्ट ज़्यादा, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स कैसा आया था, नेगेटिव आया था। तो सिमिलरली इस केस में भी यही होगा, क्योंकि नेट इंपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, तो दैट्स वाई हम नेट एक्सपोर्ट्स को क्या लेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली अगर नेट इंपोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी हमको नेगेटिव दी हुई है, अब नेट इंपोर्ट की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है। अब एक्सपोर्ट्स क्योंकि ज़्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव। या हिंट वाइज हम इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि इंपोर्ट की वैल्यू के साथ में हमको क्या करना होता है, जब हम उसको एक्सपोर्ट लेते हैं तो माइनस साइन जोड़ना होता है। एक माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, एक हम माइनस वैल्यू पुट करते टाइम जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव ना। बेसिकली अगर अब हम पूरे फॉर्मूले को एक साथ देखें अगर, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज PFCE, जो प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन पे खर्चा होता है वो, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन के नेचर पे जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इकोनॉमी में जो भी हमारे असेट का फॉर्मेशन हो रहा है, असेट क्रिएशन हो रही है, वो लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इससे हमको क्या मिलता है, GDP-MP। GDP-MP में से जब हम डेप्रिसिएशन और NIT को माइनस करते हैं तो हमको डोमेस्टिक इनकम मिलती है। डोमेस्टिक इनकम में हम NFI ऐड करते हैं तो हमको नेशनल इनकम मिलती है। बेसिकली अगर हम तीनों मेथड्स को एक साथ अगर देखें तो वैल्यू एडेड मेथड में हमको फॉर्मूला क्या मिलता है, GVMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVMP ऑफ टर्शियरी सेक्टर गिव अस GDP-MP, एंड देन उसके बाद हम नॉर्मल हमारा कन्वर्जन का टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं टू गेट द डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। इनकम मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है, COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, जिससे हमको डोमेस्टिक इनकम मिलती है, देन प्लस NFI जिससे हमको नेशनल इनकम मिलती है। एक्सपेंडिचर मेथड जो भी हमने डिस्कस की दैट इज PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स गिव अस GDP-MP। डेप्रिसिएशन और NIT माइनस होगा तो मिलेगा NDPFC, और NFI प्लस करेंगे तो मिलेगी नेशनल इनकम ना। बेसिकली कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी मेथड अप्लाई करने से GDP-MP आएगा और कौन सी मेथड से डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। इसके लिए एक हम अपनी हिंट बना के याद रख सकते हैं, तीनों मेथड में सिर्फ ये वाली मेथड है जहाँ पे हमको वर्ड सीधे सीधे मिल रहा है इनकम। इनकम हमने अभी तक दो तरीके की पढ़ी है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो आप इनकम वर्ड से याद रख सकते हो कि सिर्फ इनकम मेथड ही एक ऐसी मेथड है जिससे हमको डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम मिल रही है। बाकी दोनों मेथड से हमको क्या मिलता है, GDP-MP। और GDP-MP से फिर आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैसे निकालनी है वो हम कन्वर्जन के थ्रू कर सकते हैं।